सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारी इस चित्रकला की क्लास में हमने पिछली क्लास में पढ़ा बंगाल शैली व उसके महत्वपूर्ण कलाकार। उसी कड़ी में एक नाम जो था अवनींद्रनाथ टैगोर, महत्वपूर्ण नाम था लेकिन ये पहले छूट गया। आज हम इनको पूरा करने वाले हैं। ये कलाकार, ये अवनींद्रनाथ टैगोर उस समय सामने आते हैं जब भारतीय कला पूरी तरह से यूरोपीय प्रभाव के अंदर आकर अपना दम तोड़ रही थी और उसी समय पर इन्होंने आकर भारतीय कला को यूरोपीय प्रभाव से मुक्त करवाया व एक नई दिशा दी। और यह काम करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान दिया ईवी हेवेल ने। और वहीं से एक नई चित्रकला, नई चित्रशैली की शुरुआत की जिसका नाम था बंगाल शैली या वोस तकनीक शैली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म होता है 7 अगस्त, इनका जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में होता है। मैं यहां से शुरुआत करूं। जन्म होता है 7 अगस्त 1871 ईस्वी, जोड़ासांको, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जोड़ासांको एक स्थान है, यह कोलकाता में है, या कलकत्ता लिख देता हूं मैं, कलकत्ता। और यह स्थान पड़ता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इनका जन्म स्थान, वहां पर इनका जन्म होता है। यह न केवल एक चित्रकार थे, चित्रकार के साथ ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, काफी इनमें प्रतिभाएं थी। तो ये इन्हें आप देख सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, लेखक व नाटककार भी थे। यानी इस प्रकार इनके अंदर कई प्रकार की कलाएं विद्यमान थी। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। बात करें हम इनको, तो इनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि ये बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार थे, शीर्षस्थ मुख्य कलाकार थे। इनके साथ इनको वोस शैली का जन्मदाता कहा जाता है। वोस शैली के जन्मदाता भी कहा जाता है। इनके अलावा इनको मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है। मुगल सिद्ध कलाकार इनको कहते हैं। इनको मुगल सिद्ध कलाकार भी कहते हैं। तो इस प्रकार कई प्रतिभाओं के धनी थे, कई नामों से हम इनको जानते हैं। अब इनके हम कुछ परिवार के लोग साथ में देख लेते हैं जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं। जब पढ़ने बैठते हैं तो इनके कुछ रिश्तेदार, कुछ नाम आते हैं तो आप इनसे कंफ्यूज हो जाते हो। तो बात करें हम इनके पिता के नाम की। इनके पिताजी का नाम था श्री गुणेंद्रनाथ। गुणेंद्रनाथ। इनकी माताजी का नाम था, माता का नाम सुदामिनी, सौदामिनी। माता का नाम था इनका सौदामिनी, सौदामिनी देवी। इनके चाचा का नाम था श्री रविंद्रनाथ टैगोर।
और इनके बड़े भाई जो थे जिनका नाम था गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर। और इनके साथ में एक इनकी याद रखी जाती है इनकी बहन को हम इसलिए साथ में थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो भी कलाकार थी। 30-35 उम्र में उन्होंने चित्रकला का कार्य शुरू किया था। तो इनकी बहन का नाम था सुनैनी देवी। और एक साथ में आती है इनकी प्रिय शिष्या जिनका नाम था रानी चंद्रा। और ये मुख्य कलाकार मुकुल चंद्र डे की बहन थी। मुकुल चंद्र डे जो है इनकी बहन थी। तो इस प्रकार ये प्रमुख नाम है इनके परिवार वालों के, जो आपको याद रखें। एक बार फिर से देखें। जन्म 7 अगस्त 1871 को जोड़ा साको कोलकाता पश्चिम बंगाल में होता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, कवि भी हैं, लेखक और नाटककार हैं। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं। वो शैली के जन्मदाता कहा जाता है इनको। मुगल सिद्ध कलाकार कहते हैं। इनके पिता गुणेंद्र नाथ, माता सौदामिनी देवी, चाचा रविंद्रनाथ टैगोर, बड़े भाई गगनेंद्र नाथ, बहन सुनैनी देवी और प्रिय शिष्या जो है रानी चंद्रा। ये इनके कुछ परिवारजन हैं जो आप एग्जाम में इनके अगर प्रश्न कहीं से कभी पूछे जा सकते हैं, तो उनको याद रखें। इसके बाद हम इस बात करें कि ये शिक्षाओं की बात करें। अब इनके बात करते हैं आगे इनकी शिक्षा। इन्होंने शिक्षा कैसे व कहां से इनकी शिक्षा प्रारंभ होती है। ये 1881 से लेकर 1890 तक संस्कृत कॉलेज में अध्ययन करते हैं। 1881 से लेकर 90 तक संस्कृत कॉलेज में अध्ययन करते हैं, जहां पर प्राचीन भारतीय ग्रंथों की, शास्त्रों की विद्याएं सीखते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में ये जानते हैं। उसके बाद इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेते हैं। ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट या कलकत्ता कला विद्यालय के अंदर इन्होंने एडमिशन लिया और वहां पर ये अध्ययन करने लगते हैं और यहीं से इनकी एक्चुअली कला यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ पर उनको कई लोग मिलते हैं जिनसे ये कुछ सीखते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले व्यक्ति मिलते हैं इनको, जिनका नाम है गिल हार्डी। गिल हार्डी जो है यह एक इटालवी कलाकार है। इटालवी कलाकार है। इनसे ये सीखते हैं पेस्टल रंगों से तेल रंग का प्रभाव, यानी पेस्टल रंगों से तेल रंग का प्रभाव कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, यह शैली, यह तकनीक श्री गिल हार्डी से सीखते हैं। ये जो थे इटालवी कलाकार थे, इसे आप ध्यान से देखें। उसके बाद इनको एक दूसरे व्यक्ति मिलते हैं। दूसरे व्यक्ति जो थे श्री पामर जो एक ब्रिटिश कलाकार हैं और इनसे ये रेखा चित्रण सीखते हैं। कि अपनी रेखाओं को और किस तरीके से बेहतर किया जाए और रेखा के अंदर किस तरह निपुणता लाया जाए। तो इस प्रकार रेखा चित्र श्री पामर से सीखते हैं और गिल हार्डी से सीखते हैं पेस्टल रंगों से तेल रंग का प्रभाव। ये दो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से सीखते हैं। इसके बाद सन 1902 व 1903 के अंदर जापानी कलाकार हैं
जो भारत में मेहमान बनकर आते हैं और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में आते हैं। तो गेस्ट के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो फिर अब यहाँ पर आते हैं 3 जापानी कलाकार। 1902 व 3 के अंदर जापानी कलाकार आते हैं। जापानी कलाकार आते हैं। उन जापानी कलाकारों के अंदर नाम है ओकाकारा काकुजो, हिशिदा व वाई ताइका। 3 कलाकार ओकाकारा काकुजो, ओकाकारा, नाम थोड़े ऐसे ही है, याद रखें। ओकाकारा काकुजो, हिशिदा व वाई ताइका। वाई, ये 3 कलाकार जो भारत के अंदर आते हैं, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में रुकते हैं, वहां पर मेहमान के रूप में आते हैं। तो ये जापानी जो कलाकार है, इनसे ये अवनींद्रनाथ टैगोर एक नई शैली सीखते हैं, जिसका नाम है जापानी वॉश शैली। यानी जो जापानी वॉश शैली है वो इन 3 कलाकारों से सीखते हैं। ओकाकारा काकुजो, हिशिदा, वाई ताइका। श्री पामर से रेखा चित्र और गिलहार्डी से पेस्टल रंगों से तेल रंग का प्रभाव, और ये सब कार्य होता है स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में। जब इतने लोगों से इन्होंने कला सीखी है, जापानी सीख रहे हैं, जापानी कलाकारों से सीख रहे हैं, ब्रिटिश कलाकारों से, इटालवी कलाकारों से, तो सब काम एक जैसा तो होगा नहीं, किसकी शैली में कार्य। तो तीनों की शैली को आत्मसात करके अपनी एक नई शैली का इन्होंने प्रारंभ किया, जिसलिए इनकी शैली को समन्वयवादी शैली कहा जाता है। तो इनकी शैली को हम कहते हैं समन्वयवादी शैली। प्रश्न पूछा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र शैली कैसी थी, तो आप उत्तर लिखेंगे समन्वयवादी, क्योंकि सभी के साथ ये समन्वय कर रहे हैं, समन्वय ने तालमेल बिठा रहे हैं, जैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इनकी एक शैली जो बन जाती है, इसको हम कहते हैं समन्वयवादी शैली। अब आगे चलें, थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं। अब कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर एक व्यक्ति का आगमन होता है। अभी ये कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में है, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट। यहां पर अब इन्होंने अपना अध्ययन कार्य पूर्ण कर लिया। यहां इन्होंने अपना अध्ययन कार्य जो पूर्ण कर लिया है, और इसी समय यहाँ पर एक व्यक्ति है जो प्रिंसिपल बनकर आते हैं, प्राचार्य बनकर आते हैं, वो है ईवी हेवल। ईवी हेवल जो यहाँ प्राचार्य बनकर आते हैं 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में ये क्या बनकर आते हैं, यहाँ पर प्राचार्य बनकर आते हैं, ईवी हेवल। और ये आकर अवनींद्रनाथ टैगोर को उप प्राचार्य बना देते हैं। इनकी मुलाकात होती है, ये अपना चित्र कार्य वगैरह इनको दिखाते हैं, तो इनको काफी पसंद आता है, और ये आके इनको उपाचार्य बना लेते हैं, क्योंकि इनकी एक अच्छी मंशा थी कि जो भारतीय कला खत्म हो रही है, पाश्चात्य प्रभाव के आगे जो भारतीय कला दम तोड़ रही है, दब चुकी है, उस कला को कैसे वापस उठाया जाए। तो इनको व्यक्ति मिलते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि भारतीय कला के अंदर निपुण है, और वो उनको अपने साथ मिलाकर भारतीय कला को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तब वो आकर उनको एक पद दे देते हैं उप प्राचार्य का। तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर अब अवनी बाबू को उप प्राचार्य बना दिया जाता है, उपाचार्य बना दिया जाता है 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी से लेकर 1905 तक यह उपाचार्य रहते हैं। 1898 से 1905 ईस्वी तक ये यहाँ पर उपाचार्य रहते हैं।
तो उपाचार्य बना देते हैं। फिर ये अपने हिसाब से इनको कहते हैं कि अब आप भारतीय शैली के अंदर कार्य करें और अपनी इस तकनीक को, इस कला को आगे बढ़ाएं। और ये कहते हैं, और उनके बाद 1905 के बाद जब ये अपना पद छोड़ते हैं तो 5 से लेकर 15 तक के प्राचार्य भी रहते हैं। तो उसके बाद आप देखें तो प्राचार्य भी रहते हैं ये, प्राचार्य रहते हैं ये 1905 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक ये यहाँ के प्राचार्य रहते हैं कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के अवनींद्रनाथ टैगोर। और उसके बाद अगर एक साथ में मैं जोड़ के लिख देता हूँ, बाद में कहीं और लिखना दिक्कत आएगी, इन्हीं के साथ 1920 ईस्वी में ये 1920 ईस्वी के अंदर इनको अध्यक्ष बनाया जाता है कला भवन शांति निकेतन का। 1920 में इनको अध्यक्ष बनाते हैं, अध्यक्ष कला भवन शांति निकेतन। 1920 में शांति निकेतन के ये अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ तक आप देखें कि जब ये प्राचार्य बनते हैं, जब उपाचार्य बनते हैं, काम शुरू कर देते हैं, तब ये इससे पहले जो अपना कार्य कर रहे थे वो एक समन्वयवादी शैली के अंदर इनका कार्य चल रहा था। एवी हेवल के साथ मुलाकात होती है और ये उनको भारतीय कला अपनाने को कहते हैं। तब जाकर अब एक अपनी शैली में बदलाव लाते हैं और एक भारतीय शैली शुरुआत करते हैं। और पूर्णतः भारतीय शैली के अंदर प्रमुख चित्र बनाते हैं जो था शुक्ला बिसारी। तो आप लिखें इस शुक्ला बिसारी जो चित्र है इनका, शुक्ला बिसारी पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र, भारतीय शैली का प्रथम चित्र है इनका। यानी इससे पहले समन्वयवादी शैली में ये काम कर रहे थे। जब ईवी हेवेल से मुलाकात के बाद इनको जब इस प्रकार कहा जाता है कि शैली में काम करें, तो ये शैली के अंदर काम करना शुरू करते हैं। और उसके बाद ये अपने काम के अंदर बढ़ोतरी करते हैं, बढ़ाते हैं। और जो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर चंडीदास व विद्यापति की जो वैष्णवी पदावली है उन पर भी ये चित्रण कार्य करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर विद्यापति व चंडीदास की वैष्णव पदावली पर चित्र बनाते हैं। ये कार्य करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर कार्य करते हैं। अब हम इनकी बात करें चित्रों की, तो शुरू से लेकर अंत तक जो इन्होंने चित्र बनाए हैं, किस प्रकार चित्र बनाए, इनको अलग अलग बनाते हैं। तो अलग अलग चित्र मैं आपको बता देता हूँ। ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बातें थी। अब 1901 से लेकर 1905 तक इन्होंने बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन आदि प्रमुख चित्र बनाए। तो आप देखें 1901 से लेकर 1905 तक बिल्डिंग ऑफ ताज और शाहजहां के अंतिम दिन। शाहजहां के अंतिम दिन, ये इनके 1901 से 1905 तक के आसपास के जो चित्र थे
इस प्रकार चित्र बने। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इनको मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शाहजहां, बिल्डिंग और ताज जैसे जो चित्र है मुगलों के चित्र इन्होंने बनाए हैं, इसलिए इनको मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है। इसके साथ उन्होंने कुछ दैनिक जनजीवन के चित्र भी बनाए हैं, जिनमें भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, बंगाली रंगमंच के अभिनेता आदि इनके प्रमुख चित्र हैं, जिनमें आप देखें दैनिक जनजीवन के चित्र, दैनिक जनजीवन से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए, जिसमें भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, बंगाली रंगमंच के अभिनेता आदि इन्होंने चित्र बनाए। बंगाली रंगमंच के अभिनेता, ये इस प्रकार के चित्र उन्हें सामान्य दैनिक जनजीवन से संबंधित चित्र भी इन्होंने बनाए थे। उन्नीस सौ 1905 से 1907 तक उन्होंने उमरख्याम, वेही यक्ष, गणेश जननी जैसी कृतियां वोस पद्धति में बनाई है। अब बात करें 1905 से लेकर 1907 तक, 1905 से 1907 तक इन्होंने उमरख्याम, के बाद में विरही यक्ष, उमरख्याम की श्रृंखला, विरही यक्ष के साथ में गणेश जननी, और गणेश जननी जैसी कृतियां बनाई है। जैसी कृतियां इन्होंने बनाई। उसके बाद देखें तो 1920 के अंदर ईवी हेवल ने कहा था, और उनके कहने पर इन्होंने ईवी हेवल की प्रेरणा से अजंता, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी आदि शैलियों का उन्होंने अध्ययन किया। यानी इससे पहले जब आप देखिए तो इस प्रकार के चित्र बना रहे हैं, और जब उन्होंने बताया ईवी हेवल की प्रेरणा से उन्होंने राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, अजंता शैली वगैरह का इन्होंने पूर्णतः अध्ययन किया। विस्तृत रूप से अध्ययन करने के बाद ये उनसे प्रेरित होकर अपने कुछ अलग चित्र बनाते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे 1920 ईस्वी में उनकी कुछ अलग चित्र होते हैं। 1920 में बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता आदि इस प्रकार के चित्र श्रृंखला ये तैयार करते हैं। बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, बुद्ध व सुजाता, बुद्ध का जन्म, कवि कंकण व कृष्ण मंगल श्रृंखला आदि इन्होंने बनाए। कवि कंकण व कृष्ण जन्म श्रृंखला, कृष्ण मंगल श्रृंखला।
कृष्ण मंगल श्रृंखला इन्होंने बनाई। 1920 तक इन्होंने इस प्रकार के चित्र बनाए। कुछ भारतीय साहित्य से संबंधित भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। कुछ भारतीय साहित्य के चित्र बनाए हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं ऋतु संहार, रामायण, महाभारत आदि चित्र आपको देखने को मिलते हैं। ऋतु संहार, महाभारत, रामायण आदि के चित्र इन्होंने बनाए हैं। इसके साथ में श्री राम, मायामृग, अभिसारिका आदि उत्कृष्ट चित्र इनके मिलते हैं, जिनमें श्री राम के अलावा एक चित्र है इनका मायामृग, अभिसारिका, मायामृग व अभिसारिका। ये इनके कुछ भारतीय साहित्यों से संबंधित इनके चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने 1920 से लेकर 1926 ईस्वी के मध्य पेस्टल रंगों का प्रयोग किया है। 1920 से 1925 तक क्या किया इन्होंने? पेस्टल रंगों का प्रयोग किया। 1920 से उन्होंने पेस्टल रंगों से कुछ चित्र बनाए, और वो भी कौन से? व्यक्ति चित्र बनाए। रंगों से व्यक्ति चित्र बनाए। व्यक्ति चित्र, जिनके अंदर प्रमुख रूप से टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा गांधी, कौन? महात्मा गांधी, नूरजहां, महात्मा गांधी, टैगोर, नूरजहां, CF एंड्रयूज, आलमगीर आदि इन्होंने चित्र बनाए। ये इनके महत्वपूर्ण व्यक्ति चित्र हैं 1920 से लेकर 26 तक। 1920 से 1926 के मध्य इन्होंने ये महत्वपूर्ण इनके चित्र है। अब इनके हम कुछ प्रसिद्ध चित्र देखते हैं जो हमें हमेशा प्रश्न में आए हुए मिलते हैं। इनके अलावा कुछ इनके और महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध चित्र हैं। प्रसिद्ध चित्र इनके देखें तो प्रसिद्ध चित्रों में सबसे पहले ज्यादा इनका प्रसिद्ध चित्र है 1905 में बनाया गया भारत माता का चित्र। 1905 में बनाया गया एक चित्र है भारत माता, और यह चित्र बंगाली विभाजन के विरोध में बनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी जब भारत का बंगाली विभाजन हो रहा था उसके विरोध में इन्होंने 1905 में भारत माता का चित्र बनाया था। इस भारत माता के चित्र में इनके 4 हाथ हैं, 4 हाथ बने हैं, और चारों हाथों में देखें, एक हाथ में इनके माला, एक हाथ में माला है, एक हाथ में कुछ कपड़ा है, एक गेहूं की बाली है, गेहूं की बाली है, और एक हाथ में एक पुस्तक है। इस प्रकार 4 हाथ है और 4 हाथों में 4 चीजें दिखाई गई है। इनके अलावा एक चित्र है 1941 में महाप्रयाण बनाया था। इससे पहले एक चित्र आता है औरंगजेब का बुढ़ापा।
बुढ़ापा। इसके अलावा एक चित्र है इनका महत्वपूर्ण, शाहजहां के अंतिम दिन, जिसको हम पहले देख चुके हैं। अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा या यात्रा का अंत, यात्रा का अंत, जिसे लास्ट जर्नी कहते हैं, लास्ट जर्नी, जिसके अंदर चित्र बना हुआ है थके हुए ऊंट के ऊपर व्यक्ति बैठा है, ऊंट नीचे एकदम बैठ रहा है, थका हारा बैठ रहा है, इस प्रकार वह चित्र दिखाया है कि लास्ट यात्रा है उसकी। इसके बाद चित्र है एक महाप्रयाण, 1941 में बनाया गया चित्र है महाप्रयाण, और यह चित्र बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर इन्होंने ये चित्र बनाया था, और उसके बाद इन्होंने अपनी तुलिका को त्याग दिया। तुलिका त्याग दी, यानी इसके बाद इन्होंने कोई चित्र नहीं बनाया, तुलिका त्याग दिए, चित्र नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने कुछ इनकी मूर्तियां मिलती है, तो इनके और प्रमुख चित्र हम देखें। एक है अरेबियन नाइट चित्र श्रृंखला है, अरेबियन नाइट चित्र श्रृंखला, अरेबियन नाइट चित्र श्रृंखला इनको एक मिलती है। तो ये इनके कुछ कुछ महत्वपूर्ण मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। इनके चित्रों के बाद जब उन्होंने इस चित्र के बाद में तुलिका त्याग दी तो चित्र नहीं बनाए, फिर ये काटम कुटम एक शैली के अंदर मूर्तियां बनाने का कार्य शुरू करते हैं। इसके बाद एक इनकी शैली है काटम कुटम शैली में मूर्तियां, काटम कुटम शैली में ये फिर मूर्तियां बनाते हैं। अब इनके कुछ हम जो महत्वपूर्ण शिष्य हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके महत्वपूर्ण शिष्य कौन कौन थे, तो उन शिष्यों को एक बार देख लेते हैं। प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्यों में नंबर 1 पर आता है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, असित कुमार हलदार, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, मुकुल चंद्र डे, सत्येंद्र नाथ मजूमदार, मुकुल चंद्र डे, सत्येंद्रनाथ डे, मुकुल चंद्र डे, डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। इनके साथ में शारदा चरण उकील, अब्दुल रहमान चुगताई, शारदा चरण उकील, AR चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई, और एक और इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं समरेंद्रनाथ गुप्ता। समरेंद्रनाथ गुप्ता, ये इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। एग्जाम में इनमें से 3 देकर एक अलग देकर पूछ लिया जाता है कि इनका कौन शिष्य नहीं है, तो इनके प्रमुख शिष्य आगे
इनके अलावा एक इनकी पढ़ती है बुक, इन्होंने एक कला पत्रिका निकाली रूपम। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, वो हम लिखेंगे इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट। एक इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना की। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, क्षमा कीजिएगा, ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करते हैं 1907 में। कब करते हैं? 1907 में इसकी स्थापना करते हैं सिस्टर निवेदिता व जॉन वुडरॉफ की सहायता से। इनमें इनकी सहायता करने वाले हैं सिस्टर निवेदिता, जॉन वुडरॉफ, इनकी सहायता से ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करते हैं और इसी के अंदर ये एक कला पत्रिका की संपादन करते हैं और साथ में ये 1919 के अंदर एक कला पत्रिका निकालते हैं, कला पत्रिका निकालते हैं रूपम नाम से, रूपम नाम से एक कला पत्रिका का संपादन किया जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है, लगभग 20 पुस्तकें लिखते हैं ये। बात करें पुस्तकों की तो लगभग इनके द्वारा 20 पुस्तकें लिखी जाती है। इनमें से एक प्रमुख है बात शिलब सुरंग, बात शिलब सुरंग के नाम से इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इस प्रकार हमारा ये आज कलाकार पूरे होते हैं, जिनमें हमने पढ़ा अवनींद्रनाथ टैगोर को। कुछ कमी आपको लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जहाँ तक हो सका मैंने आपको एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की, फिर भी कहीं कमी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार की गलती नज़र आती है तो आप मुझे जरूर बताएं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।